हेलो स्टूडेंट्स, आज सेक्शन 2 में हम कानून और व्यवस्था टॉपिक डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने लोक उपक्रम टॉपिक किया। लोक उपक्रम पर पीपीएससी में बहुत क्वेश्चन आता है, लेकिन जो आज टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ कानून व्यवस्था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पिछले साल इस टॉपिक पर क्वेश्चन आया है और लगातार इस टॉपिक पर क्वेश्चन आता है। मैं आपको बतला दूं, जब आप सेक्शन 2 करोगे तो सेक्शन 2 में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको राज्य के संदर्भ में जोड़कर करना होगा। जैसे राज्य प्रशासन जहां से शुरू हो जाता है वहीं से वर्चुअली आपको बिहार का स्पेसिफिक मतलब कंटेक्स्ट में अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे मुख्यमंत्री हुए, राज्यपाल हुए, मुख्य सचिव हुए, राज सचिवालय हुआ, राज्य के निदेशालय हुए। फिर कानून और व्यवस्था टॉपिक में भी बिहार के संदर्भ में कहा जा सकता है। फिर आप कह सकते हो जिला प्रशासन कह सकते हो, फिर आप कह सकते हो पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन कह सकते हो, कल्याण प्रशासन कह सकते हो। तो ये सब जितने टॉपिक है इसमें आपको राज्य के संदर्भ में देखना होगा। जैसे बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति, बिहार में पंचायती राज, बिहार में स्थानीय स्वशासन, बिहार में कल्याण प्रशासन, ये सब पर थोड़ा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। और जब आप करने बैठेंगे तो एक दिक्कत हो सकती है कि मटेरियल का थोड़ा अभाव मिले, समझ रहे, क्योंकि केंद्र स्तर के लिए मटेरियल तो दूसरे राज्य के मटेरियल मिल जाता है, बिहार के लिए मटेरियल थोड़ा कम मिलता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा नेट खंगालना पड़ेगा। इसके अलावा जो सचिवालय है ना पटना में, उसके गेट पर ही बहुत सारी किताबें बिकती रहती है बिहार का, वो भी आप कंसल्ट कर सकते हो, देख सकते हो, कुछ काम का उसमें चीज मिल जाएगा। लेकिन वही बहुत कह सकते हो समुद्र में मोती निकालने ऐसा था कि बहुत सारी किताबें रहते हैं, उसमें आपके काम का कौन कौन सा मटेरियल है ये निकालना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। एनीवे, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कानून और व्यवस्था प्रशासन। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें हम लोगों ने पूरे टॉपिक को डिस्कस करके हम लोग तो बांट के डिस्कस करेंगे। पहले कानून और व्यवस्था कहते किसको है, फिर कानून और व्यवस्था का बैकग्राउंड क्या रहा है अभी तक, फिर कानून और व्यवस्था का महत्व क्या है, फिर केंद्र सरकार का केंद्र स्तर पर कौन कौन सा एजेंसी है जो कानून और व्यवस्था को प्रोवाइड करते हैं, फिर राज्य स्तर पर कैसे कानून व्यवस्था बहाल होता है, फिर कानून और व्यवस्था और पुलिस दोनों एक दूसरे का पर्याय है, तो पुलिस प्रशासन का क्या भूमिका है, क्या स्वरूप है, फिर क्या क्या कानून व्यवस्था मुद्दे हैं और क्या क्या इसमें सुधार किए जा रहे हैं या किए जा सकते हैं, उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कानून और व्यवस्था कह लो कि भारतीय प्रशासन के या यूं कहे कि लोक प्रशासन के चंद सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होगा। चंद सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। जब राजतंत्र था या छोटे छोटे व्यवस्था हुआ करते थे, आज से हजारों हजार वर्ष पहले जब शासन चंद कार्य को करते थे तब भी कानून और व्यवस्था महत्वपूर्ण होता था, और आज शासन 2000 से भी ज्यादा कार्यों को करती है और उसमें भी कानून और व्यवस्था क्या है, एक महत्वपूर्ण कार्य है। आप देखते हो कानून और व्यवस्था के बारे में सबसे पहला मतलब जो मान्यता है कि कानून और व्यवस्था बेसिकली आपका अलग तरह से प्री कंडीशन हुआ। अगर कानून और व्यवस्था ठीक है तो सब चीज ठीक है, कानून और व्यवस्था चौपट है तो सब गड़बड़ है। इन नटसेल कानून और व्यवस्था का होना मतलब ऑल इज वेल का होना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो बिजली है, बिजली आपको सप्लाई किया जाता है और 4 दिन 5 दिन बिजली नहीं आएगा तो लोग सड़क पर उतर आएंगे और कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। 2 दिन पीने का पानी सप्लाई नहीं होगा, लोग रोड पर आ जाएंगे और कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। चोरी चमारी भर जाएगी, फिर कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। एक आध आतंकवादी घटना घट गई, कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई। तो कानून और व्यवस्था एक बहुत ही कह सकते हो सेंसिटिव, जैसे शेयर बाजार आपने पढ़ा होगा कि शेयर बाजार में शेयर का जो मतलब स्थिरता होता है उसको एक घटक अकेला कोई निर्धारित नहीं करता है, उसको बहुत सारे घटक देखते हो गया कि अमेरिका में अगर आतंकवादी घटना होती तो भारत का शेयर बाजार पर प्रभाव पड़ता होता है कि नहीं। चुनाव में सरकार हारती या जीतती उसका शेयर बाजार पर प्रभाव पड़ता है। इवन और भी छोटे छोटे मुद्दे कि पॉलिटिकल पार्टी कैसा मैनिफेस्टो ला रही है उसके आधार पर शेयर बाजार पर प्रभाव पड़ता है।
क्लियर है। गल्फ में कुछ गड़बड़ हुआ, यहाँ शेयर बाजार पर तो वही हाल है। कानून और व्यवस्था में कहीं भी कुछ असर होगा, सीधा असर किसको करेगा? कानून और व्यवस्था को करेगा। क्लियर। तो कानून और व्यवस्था, आपको याद होगा कभी मैंने पढ़े आज से 2-3 साल पहले सुना था कि ऑस्ट्रेलिया में गुरुद्वारा में कुछ आतंकवादी घटना घट गई। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में घटी तो भारत को तो लेना नहीं, लेकिन पूरा अमृतसर जल गया। क्लियर है। तो घटना घटी, वाली प्रभाव यहाँ पड़ रहा। तो इस तरह से होता है कि कई दफा मतलब आप देखते इसका इतना सेंसिटिव और इतना इम्पोर्टेंट इश्यू है कानून और व्यवस्था कि आप इसके बारे में केवल यही समझ लीजिए कि कानून और व्यवस्था बहाल है तो सब चीज दुरुस्त माना जाएगा, ऑल इज वेल। क्लियर है। अगर आप देखो कानून और व्यवस्था वर्चुअली 2 शब्दों के योग से बना है कि नहीं? कानून और व्यवस्था। कानून का मतलब क्या होता है? विधि होता है। जैसा कि आप जानते हो राज्य को, समाज को चलाने के लिए कुछ विधान बनाने पड़ते हैं, कुछ कानून बनाने पड़ते हैं। होता है कि नहीं होता है? हम लोग के साथ परिवार में भी देखते होंगे बहुत सारे विध होते हैं। विध को ही शादी ब्याह में देखोगे विध का बड़ा इस्तेमाल होता है कि हमारे प्रथा जिसको हम लोग बोलते हैं, विध बोलते हैं, उसी का कोडिफाइड रूप कहा जाएगा विधि। और विधायक का काम विधि बनाना। क्लियर है। तो विधि जो है कह सकते हैं, विधि को कानून कह सकते हो, का इसको और भी नियम प्रावधान जो भी को जिसकी स्थापना क्यों किया थे, जिसका निर्माण किया था समाज के निरूपण के लिए, समाज के और राज्य के संचालन के लिए। समझ रहे हैं? तो कानून और व्यवस्था में देखते हो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में विधि का कहीं परिभाषा भी दिया गया है कि विधि का तात्पर्य किससे है? अध्यादेश से है, आदेश से है, उपविधि से है, नियम से है, अधिसूचना से। ये सब अनुच्छेद 12 में विधि को परिभाषित भी किया गया। क्लियर हो गया। और व्यवस्था क्या है? व्यवस्था तो वर्चुअली एक सामाजिक दशा को कहते हैं। समझ रहे? मतलब समाज में सद्भाव बना हो, समाज में शांति बना हो, तो उसका हम लोग कहते हैं। मतलब व्यवस्था का मतलब होता है, व्यवस्था का 2 अर्थ हो सकता है। एक मैनेजमेंट में अलग अर्थ होता है, अरे हम लोग आम बोलचाल में उसका अलग अर्थ लेते हैं। जैसे अंग्रेजी में तो हम लोग सिस्टम भी बोल देते हैं, व्यवस्था उपागम, सिस्टम अप्रोच। होता है कि नहीं होता है? यहाँ का व्यवस्था ही अच्छा है, वहाँ का व्यवस्था ही खराब है, ऐसा नहीं बोलते। अक्सर बोलते हैं हम लोग। व्यवस्था शब्द बड़ा टोटलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर है। लेकिन व्यवस्था का मैनेजमेंट अर्थ होता है हर चीज के लिए एक खास जगह और हर चीज अपने जगह पर, इसी को व्यवस्था कहते हैं। हर चीज के लिए खास जगह और हर चीज अपने जगह पर। जैसे आप देखते हो एक स्टूडेंट का लाइफ देखते हो, बैचलर लाइफ देखते होगे, जहाँ व्यवस्था का घोर अभाव है। कोई चीज अपने स्थान पर नहीं रहता है। जहाँ पर खाना सब्जी रखना है वहां पर उनका जूता देखे हुए रखा रहेगा, जहाँ पर जूता रखना है वहां पर खाने का पैकेट रखा हुआ रहेगा, जहाँ पर सोना है वहाँ कपड़ा फैलाए हुए रहेगा। जिससे होता है कि नहीं होता है? तो व्यवस्था का घोर अभाव होता है। तो व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? हर चीज का अपना खास जगह होना चाहिए और हर चीज अपने जगह पर हो। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यवस्था कहते हैं। जैसे आतंकवादी, अलगाववादी, राष्ट्र विरोधी जेल के अंदर ही रहे, व्यवस्था उसका वही है। देश विरोधी के लिए जेल और देश विरोधी जेल के अंदर रहे तो ठीक है कि नहीं? दिस इज व्यवस्था। क्लियर। सो दिस इज बेसिक पॉइंट की व्यवस्था का मतलब होता है समाज में शांति, सद्भाव। इसमें समझ रहे हैं? विधि का द्वारा व्यवस्था बना रहे, तो दोनों को क्लब कर दे, शांति और व्यवस्था को। तो एक विधि और व्यवस्था को तो कानून और व्यवस्था का एक शब्द बनता है कानून और व्यवस्था, जो एक प्रशासनिक अवस्था को कहते हैं। कानून व्यवस्था एक ऐसे प्रशासनिक दशा को कहते हैं जिसमें विधि का, कानून का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन होता है और समाज में अमन, चैन, शांति बना रहता है। यानी जैसे बोलते हैं कि बिहार का कानून और व्यवस्था अच्छा है या खराब है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप बोलते हो कि बिहार का कानून व्यवस्था अच्छा है तो इसका मतलब हुआ कि बिहार में जो कानून है, जो विधि है, उसका प्रभावी रूप से परिवर्तन हो रहा है, लागू हो रहा है। और दूसरी बात, समाज में शांति सद्भाव बना हुआ है। क्लियर? अगर ऐसा कर देखा जाए तो क्लियर है। तो शांति और सद्भाव बना हुआ है और विधि का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है। कोई भी आदमी निर्भय रूप से कहीं भी आ जा पा रहा है, विधि सम्मत व्यवसाय कर पा रहा है। इसको हम लोग कानून व्यवस्था कह सकते हैं कि विधि सम्मत व्यापार करने में लोग सक्षम है, कहीं भी आने जाने व बसने में सक्षम है, रोजगार करने में सक्षम है, तो बोलते हैं कानून व्यवस्था दुरुस्त है। और जहाँ इसका अभाव है
वहाँ कानून और व्यवस्था बोलते हैं खराब है। जहाँ आप आराम से जा नहीं सकते हो, कि जहाँ आप बस नहीं सकते हो, जहाँ विधि सम्मत कोई व्यवसाय नहीं कर सकते हो, जहाँ विधि का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा, जहाँ पर समाज में शांति सद्भाव नहीं। से फॉर एग्जाम्पल नक्सल प्रभावित क्षेत्र ले लो, तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में क्या होता है, सरकार के कोई विधि वहाँ प्रभावी ढंग से लागू नहीं होते हैं, और राजस्व अधिकारी राजस्व संग्रह करने नहीं जाते हैं, समझ रहे हैं, विकास के अधिकारी विकास के कार्यक्रम चलाने नहीं जाते। क्लियर है। तो विधि का एक तरह समाज में सद्भाव नहीं रहता, सद्भाव समाज में गड़बड़ी रहता, अशांति रहता है, हमेशा हिंसा उपद्रव मारकाट मचा रहता है। तो बोलते हैं वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब। क्लियर है। तो कानून व्यवस्था एक वांछनीय प्रशासनिक दशा को कहते हैं, जिसमें हमारे एक और समाज में शांति सद्भाव वगैरह बना रहता है, वहीं दूसरे और जो कानून है विधि उसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन होता है। ये विधि और व्यवस्था लगता तो अलग टाइप का, लेकिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे मतलब कह सकते विधि के द्वारा ही व्यवस्था बनाए रखा जा सकता है। अब व्यवस्था के लिए विधि जरूरी है, समझ रहे हैं। जैसे व्यवस्था रहेगा तो ना विधि बेहतर रहेगा। उदाहरण के तौर पर इस तरह समझो, जैसे सपोज करो, जैसे समाज में लोग ढंग से रहे, समझ रहे हैं, आय और संसाधन का समुचित रूप से वितरण हो, समझ रहे हैं। इसके लिए आयकर के कानून है, बिक्री कर के कानून है, और प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन होगा, तभी ना आर्थिक संसाधन का समुचित वितरण होगा। क्लियर है। और अगर आप चाहते हो और उधर देखो, अगर समाज में अमन चयन होगा तभी विधि का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो भी पाएगा। अगर समाज में गड़बड़ी है, अशांति है, असंतोष है, क्षोभ है, तो फिर विधि का भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्लियर। इसी के अंदर में ना प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ये पुलिस आयोग, राष्ट्रीय पुलिस आयोग के रिकमेंडेशन पर बीपीएससी में एक दफा क्वेश्चन आया था कि प्रभावी कानून व्यवस्था के लिए विधि पुलिस और व्यवस्था पुलिस को अलग अलग कर दिया जाए। क्लियर। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था क्वेश्चन, लगता है 40वां या 39वां बीपीएससी में आया था कि प्रभावी कानून व्यवस्था के लिए विधि और व्यवस्था पुलिस को अलग अलग कर दिया है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करें, हम लोग एक पुलिस बना दे जिसका काम विधि को लागू करना हो, और दूसरा पुलिस बना दे जिसका काम व्यवस्था बनाए रखना हो। इस उदाहरण के तौर पर फॉरेस्ट के पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, जो एक्साइज के जो पुलिस होते हैं, फिर आप ले लो कस्टम के पुलिस ले लो, ये सब क्या है, ये लोग विधि को लागू करते हैं। कस्टम विधि को लागू करने के लिए कस्टम के जो पर्सनल हुए, समझ रहे हैं, फॉरेस्ट के नियम को लागू करने के लिए फॉरेस्ट के गार्ड होते हैं, एक्साइज के नियम को लागू करने के लिए एक्साइज के स्टाफ होते हैं, गार्ड होते हैं, सिपाही होते हैं, उसके कारा अधिनियम को लागू करने के लिए कारा के पुलिस जेल पुलिस होता है, ट्रैफिक के नियमों को लागू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस होता है। क्लियर है। वहीं दूसरी तरफ थाना में इन जनरल देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग जिनका काम समाज में शांति व्यवस्था इत्यादि बना रहे। अगर समाज में अहिंसा हो रहा हो, मारपीट हो रहा, तो आप ट्रैफिक पुलिस में जाकर कंप्लेन कर सकते हो। ऐसे कोई सुनेगा नहीं, या सुनेगा भी तो उससे कोई काम होगा नहीं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का काम समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना नहीं है। तो उसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा, जो आपके क्षेत्र के अंतर्गत जो थाना आता है वहां जाइए और वहां पर कंप्लेन कीजिए। आप एक्साइज पुलिस के पास समाज में मारपीट दूर करने के लिए नहीं बुला सकते उनको, उनका काम भी नहीं है। समझ में आ गया आपको, उनका काम अलग, इनका काम अलग, समझ रहे। तो जैसे कुछ जैसे जनरल पुलिस जो जिसको आप देखते हैं बिहार पुलिस जो कहते हैं, ये दोनों तरह का काम करता है, व्यवस्था बनाए रखता है और विधि को भी लागू करता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन आया था उसमें एक टेक्निकल डिफिकल्टी है कि विधि और व्यवस्था दोनों एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं कि समान परिस्थिति में दोनों को अलग करना मुश्किल है। क्लियर है। लेकिन यहाँ कहीं भी कुछ इस तरह का संभावना है जहाँ अलग किया जा सकता है, वहाँ अलग किया भी गया है। जैसे एक्साइज में ले लो, फॉरेस्ट में ले लो, कस्टम में ले लो, वहाँ अलग कर दिया गया। लेकिन इन जनरल व्यवस्था पर जैसे आप देखो, उदाहरण के तौर पर कोई औरत थाना में आती है और बोलती है कि ससुर या सास वाले, परिवार वाले, ससुराल वाले उसको दहेज के नाम पर मारपीट किए और माथा फोड़ दिए, सर फुट गया उसका। अब इसको क्या माना जाए, विधि का मामला है या व्यवस्था का मामला है? सर फूट गया इसका मतलब व्यवस्था का मामला है, और दहेज का मांग कर रहे हैं, तंग कर, इसका मतलब कानून का मामला कि दहेज विरोधी अधिनियम है।
तो हम ऐसा थोड़ी बोल सकते आप आधा केस यहाँ रजिस्टर करो, आधा केस वहाँ रजिस्टर करो, ऐसा तो होता नहीं। तो बहुत सारे मैक्सिमम काम कुछ इस तरह से ओवरलैप होते हैं कि ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि ये मामला विधि का या व्यवस्था का, इसलिए हम सबको दोनों को क्लब करके देखते हैं। क्लियर? इसलिए इस रिकमेंडेशन को इन जनरल स्वीकार भी नहीं किया गया और अभी भी वही व्यवस्था है जो दोनों काम को देखते। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा बिहार पुलिस में क्या किया गया, अपराध का जांच पड़ताल को और अपराध का व्यवस्था दोनों को अलग अलग कर दिया गया। एक इन्वेस्टिगेशन काम अलग है, क्योंकि वही पुलिस अगर जांच पड़ताल करेगी या वही पुलिस को फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम दे जाए तो वो सही काम से दोनों को नहीं कर पाती। इसलिए देखो पिछले दिनों बीपीएससी वैकेंसी हुआ तो बड़े पैमाने पर डीएसपी इन्वेस्टिगेशन नियुक्त किया गया। समझ में आया? तो बिहार में तो यह काम किया गया कि इन्वेस्टिगेशन को अलग कर दिया गया और जनरल पुलिसिंग को अलग कर दिया गया। क्लियर है? और उधर आपको मैंने बताया एक्साइज पुलिस अलग है, कस्टम पुलिस अलग है, फॉरेस्ट पुलिस अलग है, वगैरह वगैरह। लेकिन और इन जनरल बहुत सारा ऐसा होता है कि दोनों का अलग क्लब रहता है। एनीवे, तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कानून और व्यवस्था। अगर आपसे कोई पूछ दिया या फिर अगर आप इंटरव्यू में गए और आपसे पूछा जाता है कानून और व्यवस्था कहते हैं किसे, तो क्या बोलोगे? कानून और व्यवस्था एक प्रशासनिक दशा को कहते हैं जिसमें समझ रहे हैं कानून का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन होता है और समाज में शांति सद्भाव बना रहता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकता है, स्वयं गुजर बसर कर सकता है और विधि सम्मत व्यवसाय को कर सकता है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। समझ में आया आपको? तो कानून और व्यवस्था जैसा कि हमने आपको बताया प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य में से एक है, सबसे पुराना कार्य में से एक है। आज से हजार वर्ष पहले भी ये महत्वपूर्ण था। अगर आप देखो मौर्य प्रशासन में नायक के हिस्से शहर का कानून और व्यवस्था की जिम्मेवारी होती थी। प्रदेश की क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी होता था और नायक की स्थिति जो था वो कानून और व्यवस्था, पैदल सेना का अधिकारी होता था और फिर वह कानून और व्यवस्था का उत्तरदायी होता था। मुगल प्रशासन में नगर कोतवाल का नाम सुना होगा, फौजदार का नाम सुना होगा, वो सब कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था। नगर कोतवाल नगर के कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था और फौजदार अपने क्षेत्र में जो प्रांत के बाद जो क्षेत्र बनता था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। देयर इज नो कंफ्यूजन। समझ में? सरकार लेवल पर फौजदार होता था, नगर लेवल पर कोतवाल होता था। क्लियर? उसी प्रकार जो मौजूदा जो व्यवस्था जिसमें आप देखते हो जो भी कानून व्यवस्था का व्यवस्था है ये ब्रिटिश काल में डेवलप हुआ। समझ रहे हैं? जैसे देखते हुए 1772 में आपने देखा होगा कि किस पद का निर्माण किया गया, कलेक्टर पद का निर्माण किया गया। शुरू में उसे किसका काम दिया गया था? शुरू में उसको काम दिया गया था राजस्व संग्रहण करने का। समझ रहे हैं? वारेन हेस्टिंग ने 1772 में क्या किया? कलेक्टर पद का निर्माण किया और उसे राजस्व संग्रहण करने का अधिकार दिया। 1781 में क्या दे दिया गया उसे? दंड नायक यानी मजिस्ट्रियल पावर भी दे दिया गया, यानी कानून और व्यवस्था का अधिकार भी दे दिया गया। क्लियर है? तो 1765 में, इसके पहले ही यहाँ भारत में क्या देखते हो यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था समाप्त करके थानेदारी व्यवस्था लागू किया गया और मतलब 1792 में दरोगा सिस्टम की नींव रखी गई। जो पुलिस दरोगा का आप देखते हो 1792 में अस्तित्व में। 1673 में पहली दफा हमारे 1673 में पहली दफा बॉम्बे में पुलिस थाना की स्थापना की गई थी। 1808 में आप देखते हो पुलिस अधीक्षक पद का निर्माण किया जिसको आप एसपी कहते हो। 1808 में बना। क्लियर है? 1860 में आप देखते हो राष्ट्रीय पुलिस आयोग बना। समझ रहे हैं? और उसी के रिकमेंडेशन पर 1861 में भारतीय पुलिस अधिनियम बना। उस पुलिस अधिनियम के तहत क्या हुआ? जिला कलेक्टर को कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी बनाया गया और एसपी को उसके सहयोगी बनाया गया। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर पुलिस का प्रधान आईजी को बनाया गया और आईजी को पुलिसिंग कार्य से मुक्त, आर्मी कार्य से मुक्त कर दिया गया। पुलिस कार्य और सेना कार्य अलग अलग हो गया। क्लियर है? और 1902 में आप देखते हो क्या चीज का पद बना? डीएसपी का पद बना, जिसको वो पुलिस उपाधीक्षक का पद कहते हैं, वो 1902 में बना। तो इसका मतलब क्या है? जो कानून और व्यवस्था का मौजूदा ढांचा हमारे पास है उसका शिलान्यास, उसका मतलब स्थापना ब्रिटिश काल में ही हो गया था। क्लियर है? जिस थाना को आप देख रहे हो, एसपी को देख रहे हो, डीएसपी को देख रहे हो, कलेक्टर को देख रहे हो, भारतीय पुलिस अधिनियम को देख रहे हो, ये सब
ब्रिटिश काल में ही बना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कंटिन्यू रह गया। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो याद रहेगा आपको कि सबसे पहले क्या बना, अगर सबसे पहले 1673 ले लो तो बॉम्बे में पुलिस थाना बन गया। समझ रहे? बॉम्बे में पुलिस थाना बन गया तो बॉम्बे का लगा था। फिर मैंने बोला 1792 में क्या हो गया, 1772 में वारेन हेस्टिंग ने जिला कलेक्टर का पद बना दिया गया। 1781 में उसे दंडनायक का अधिकार दे दिया गया। समझ रहे हैं? उसके बाद 1792 में दरोगा प्रणाली आ गया, 1808 में एसपी आ गए और 1902 में कौन आ गए, आपके डीएसपी आ गए। भारतीय पुलिस अधिनियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1861 में आया और इसने कलेक्टर को जिला स्तर पर कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी बनाया और राज्य स्तर पर पुलिस का प्रधान आईजी को बनाया और सेना और पुलिस कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। क्लियर है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? सो दिस इज बेसिक पॉइंट की जो मौजूदा ढांचा जो हमारे पास कानून और व्यवस्था का है वह कब डेवलप हुआ है, ब्रिटिश काल में डेवलप हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कंटिन्यू रह गया। ठीक है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जैसा कि आप देखते हो कि भारत में कानून और व्यवस्था का जो काम है वो किसको दिया गया, राज्य को दिया गया। समझ? लेकिन वर्चुअली देखा जाए कि भारतीय संविधान में कई ऐसे विषय हैं जिस पर कानून और व्यवस्था पर, जिस पर विधि बनाकर कानून और व्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है। तो देखो, केंद्र सूची में भी बहुत सारे विषय हैं, समवर्ती सूची में भी बहुत सारे विषय हैं और राष्ट्र सूची में भी कई विषय हैं जिन पर संसद और राज्य विधायिका विधि बना सकती है और कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। तो सैद्धांतिक रूप से अगर आपसे कोई पूछता हो तो आप बोल सकते हैं कानून और व्यवस्था राष्ट्र सूची का विषय। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो कानून और व्यवस्था समवर्ती महत्व का विषय है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों प्रभावित करते हैं और कानून और व्यवस्था को मैनेज करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछता हो राष्ट्र सूची में कौन कौन विषय है, तो राष्ट्र सूची में आप बोलोगे कि पब्लिक ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया, प्रिजन हो गया, रिफॉर्मेटरी हो गया, ये सब न्याय प्रशासन हो गया, जेल हो गया, ये सब किस में आता है, आपका राज्य सूची का विषय है। समझ आइए आपको। दूसरा होता है समवर्ती सूची में कौन कौन है, तो सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया, फिर कह सकते हो एक कैदी को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की बात हो गई। समझ रहे हैं? फिर न्यूज़पेपर हो गया, फिर आप कह सकते हो दवा हो गया, जहर हो गया, जंगल हो गया, ये सब किस में आता है, समवर्ती सूची के विषय में आता है। और यूनियन संघ सूची में कौन कौन आता है, तो संघ सूची में आप देखोगे प्रतिरक्षा, देश की अखंडता, एकता हो गया, फिर राज्यों में कानून व्यवस्था से निपटने में अर्धसैनिक बलों की प्रयुक्ति हो गया, फिर विस्फोटक वस्तु हो गया, आग्नेय वस्तु हो गया, सीबीआई हो गया, एनआईए हो गया। समझ रहे हैं? उसके बाद अपराधियों का जांच पड़ताल अन्वेषण हो गया। समझ रहे हैं? प्रशिक्षण हो गया पर पुलिस का, ये सब संघ सूची में आ गया। तो इस प्रकार आप देखते हो संघ सूची में भी, समवर्ती सूची में भी और राज्य सूची में भी, तीनों में विषय हैं जिस पर विधि बनाकर कानून और व्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है। देयर इज नो कंफ्यूजन। और यही व्यवस्था वर्तमान में बनी हुई है। क्लियर? जैसे अभी इस पर टॉपिक पर अभी और आगे जाएंगे, लेकिन इसके पहले मैं जरा सा बीपीएससी का जो क्वेश्चन, इस बार जो क्वेश्चन आया था बड़ा गौरतलब क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आया था, देखो इस पर क्वेश्चन है, कानून और व्यवस्था अस्थायी विकास का पूर्व शर्त है, यह विधान या यह कथन बिहार राज्य के संदर्भ में विश्लेषित कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लॉ एंड ऑर्डर इज द prerequisite of sustainable development. Analyze this statement with reference to बिहार स्टेट। जैसे देखो कानून और व्यवस्था, मैंने भी आपको बताया कि कानून और व्यवस्था क्या मतलब एक बहुत छोटा और साधारण विषय नहीं, एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय है। और कानून और व्यवस्था जिस प्रकार मैंने बताया शेयर बाजार में शेयर की स्थिति होती है, उसी प्रकार शहर में या फिर राज्य में या जो भी जगह है वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति होती है कि सब कुछ ठीक ठाक रहता है तभी कानून और व्यवस्था ठीक रहता है। मैंने लास्ट में बताया था ऑल इज वेल जब होगा तभी कानून व्यवस्था ठीक है कि पुलिस अच्छा काम कर रही है, रेवेन्यू अच्छा काम कर रही है, डेवलपमेंट अच्छा काम कर रही है, और वेलफेयर अच्छा काम कर रहे हैं। जितने गवर्नमेंट के एजेंसी ये सब अच्छे काम कर रहे हैं, अपने हिस्से का काम बेहतर ढंग से कर रहे हैं,
कॉलेज अच्छा काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी अच्छा काम कर रही है, तो फिर कानून और व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगा। लेकिन कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुआ, किसी रूप में प्रॉब्लम हुआ, देश के अंदर क्या, देश के बाहर के भी घटक भी कुछ इस प्रकार हुए, कुछ दिक्कत हुआ, तो सीधा सीधे कानून और व्यवस्था को क्या करता है, प्रभावित कर देता है। और कानून और व्यवस्था प्रभावित हुआ तो फिर सब के सब प्रभावित होगा। जैसे भी हमने आपको बताया है, कानून और व्यवस्था कॉज भी है और इफेक्ट भी है। कॉज मतलब क्या होता है, कॉज हुआ कि वर्चुअली आपका सुशासन का, धार्मिक विकास का, आपके प्रतिष्ठा का, छवि का, संभावना का, समृद्धि का कारण है। अगर कानून और व्यवस्था बेहतर है, समझ रहे, तो इसका मतलब हुआ एक नक्सल में कि आप सुशासन के दिशा में काम करो, आपके यहाँ शासन की गुणवत्ता अच्छा है, क्लियर है, देयर इज गुड गवर्नेंस। अगर कानून और व्यवस्था अच्छा है तो विकास को गति मिलेगी, सतत विकास, धारणीय विकास, समावेशी विकास, जो भी विकास की संकल्पना आप लेके चल रहे हो वह सब सुनिश्चित होगा। फिर आप कह सकते हो अगर कानून और व्यवस्था अच्छी है तो फिर आपका प्रतिष्ठा, आपकी छवि अच्छी रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं या जानने की कोशिश करते कि आखिरकार स्वतंत्र, अभी हाल के दिनों में बिहार में इतने तब्दीली हुए, अच्छी सरकार रही, अच्छा विकास का प्रयास किए, इसके बावजूद बाहर के कंपनियां, एफडीआई वगैरह बिहार में क्यों नहीं आकृष्ट हुई? तो इसका कारण यही था कि आपका छवि जो बद से खराब बदनाम होता है, एक बार इमेज खराब हो गया उसको सुधारने में बहुत समय लगता है। वही है कि बिहार में कानून और व्यवस्था के नाम पर आम धारणा अभी भी खराब है, नकारात्मक है, और कोई बहुदेशीय कंपनियां या बाहर की कंपनियां आना नहीं चाहती। उन्हें लगता है कि बिहार में निवेश करने का मतलब जोखिम है। फिर क्या होगा, जब बाहर की संभावनाएं रुक गई तो संभावना भी रुक गया, और संभावनाएं रुक गया तो क्या हुआ, समृद्धि भी रुक जाएगा। पिछले दिनों आपने याद होगा, बहुत मशक्कत करके, बहुत प्रयास करके टाटा ने अपना एक प्लांट कहाँ लगाया था, पश्चिम बंगाल में लगाया था, समझ रहे हैं। पश्चिम बंगाल का जो दलगत राजनीति, संकीर्ण राजनीति इतना घटिया रहा कि अंत में टाटा को वहां से अपना प्लांट हटा देना पड़ा। और जब वो अपना प्लांट हटा रहा था तो फिर बिहार ने और दूसरे राज्यों ने भी ऑफर दिया कि आप हमारे यहाँ प्लांट लगाओ, लेकिन उसने नहीं लगाया, और कहा, गुजरात में जाके लगाया। तो क्यों लगाया ऐसा बताइए? तो उसे वहां लगा कि कानून और व्यवस्था की गारंटी वहां है, बिहार में गारंटी नहीं है, सुरक्षित नहीं रहेगा निवेश, बंगाल जैसा हर्ष बिहार में भी हो जाएगा, इसलिए आने लगाया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कानून और व्यवस्था जो है ना, इस बेसिकली पासपोर्ट हुआ एक तरह से, या आपको डेवलपमेंट का, विकास का, संभावनाएं का। अगर कानून और व्यवस्था गड़बड़ है तो फिर बट नेचुरल है कि आप कुछ भी आगे आपके लिए सुनिश्चित नहीं होगा, संभव नहीं हो पाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आया था कि कानून और व्यवस्था जो है धारणीय विकास का, या फिर कह सकते हो सतत विकास का पूर्व शर्त है, इस कथन को कैसे लिखोगे? कि ये तो एक लाइन में तो लिखा नहीं जाएगा, तो क्वेश्चन काफी बड़ा है, तो आपको बतलाना होगा। सबसे देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं तो देखते कानून और व्यवस्था अस्थायी विकास का शर्त है। तो टॉपिक क्या हुआ, कानून और व्यवस्था। तो हम लोग कानून और व्यवस्था का अर्थ बतलाएंगे, कानून व्यवस्था के विभिन्न आयाम बतलाएंगे, कानून व्यवस्था का महत्व बतलाएंगे, और बतलाएंगे कानून व्यवस्था का कैसे विकास से ताल्लुकात है। अगर जैसे अपने आम जीवन में सोचो ना, अगर नागरिक जीवन ठीक है, विधि का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है, समाज में शांति अमन बना हुआ है, तो फिर क्या दिक्कत है? विकास तो, विकास की गंगा बहेगी, हर तरफ देखोगे संभावना ही संभावना नजर आओगा। 24 मल्टीप्लाइड बाय 7 मार्केट खुले रहेंगे, रात दिन बाजार खुला रहेगा, कोई भी कहीं भी किसी भी समय आ जा सकता है, कहीं कभी किसी को किसी तरह का कोई भय नहीं होगा। कोई व्यापारी, कोई भी व्यवसायी, कोई भी नागरिक इसी तरह से डरा सहमा नहीं रहेगा, तो विकास तो होगा ही होगा, है कि नहीं? मैं इस तरह से पिछले दिनों में जम्मू कश्मीर में गया था, तो जम्मू कश्मीर का सिचुएशन देखा, खासतौर पर श्रीनगर का। तो श्रीनगर का कानून व्यवस्था देखकर मेरे को बड़ा हैरानी हुई कि वो पूरा का पूरा शहर बंदूक के साये में है। जहाँ थोड़ी दूर पर जाइए सेना का एस्टेब्लिशमेंट, हर 50-25 मीटर के बाद पुलिस का जवान खड़ा।
तो वहाँ डेवलपमेंट क्या होगा, कैसे होगा? और सही मायने में जम्मू कश्मीर में जो समस्या है उसका बहुत सारे वजह हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वजह वहाँ विकास का ना होना भी है। अब विकास है ही नहीं, रोजगार है ही नहीं, समृद्धि संभावना कुछ है ही नहीं, तो लोग जो उसी में टूट पड़ रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो दिस इज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विकास जो कानून और व्यवस्था का विकास से कैसे ताल्लुक है, मतलब ये इसके लिए ना आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना IQ इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर कानून और व्यवस्था बेहतर है तो छोटे छुटकर रोजगार कैसे चलेगा? अगर कानून और व्यवस्था बेहतर है तो उद्योग धंधा कैसे चलेगा? अगर कानून व्यवस्था बेहतर है तो कृषि उत्पाद कैसे होगा? अगर कानून व्यवस्था बेहतर है तो औद्योगिक विकास कैसे होगा? कानून व्यवस्था बेहतर है तो विदेशों से निवेश कैसे आएगा? ये सब को लिखोगे तभी ना धारणीय विकास होगा। धारणीय विकास का मतलब क्या होता है? मतलब स्थायी विकास का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ एक ऐसा विकास, इसके यहाँ पर दो तरह की बात होती है। यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्वेश्चन पूछा है, एक समावेशी विकास होता है। तो समावेशी विकास का तो मतलब हम लोग मोटा मोटी यही जानते हैं कि विकास का जो लाभ है समाज के सबसे नीचे तबके के लोग तक पहुंचे, और समावेश सतत विकास का मतलब होता है एक ऐसा विकास जो वर्तमान की कीमत पे ना हो बल्कि वह भविष्य लक्ष्य हो, मतलब जिसका आज भी हो, कल भी हो, और इस तरह से होता रहे। तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो सतत विकास, कानून व्यवस्था सतत विकास के लिए, समावेशी विकास के लिए आवश्यक है। अगर कानून व्यवस्था गड़बड़ हो गया तो वट नेचुरल है, उसके साइड मतलब बहुत सारे परिणाम दूसरे भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैं कई दफा सोचता हूँ, इस पर वर्कआउट भी करता हूँ, तो मेरे को लगता है कि जैसे हम बोलते हैं कानून और व्यवस्था में बिहार में खराब है, या बहुत सारे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ कानून व्यवस्था खराब है, तो मैं कभी सोचता था कि कारण क्या रहा होगा। अगर इस पर वर्कआउट करिए तो जैसे आप देखते हैं कि भारत 1950 में मतलब गणराज्य बन गया, 47 में आजाद हो गया। अब जब सब लोगों को लगने लगा कि देश आजाद हो गया, अब अपना शासन हो गया, अब अपने हिसाब से विकास होगा, और अपना अब वर्षों से जो अब तक ना मिला अब मिलेगा, ये ना सोचे होंगे आमजन? जब देश आजाद हुआ होगा तो लोग क्या सोचे होंगे कि अब अपनी शासन हो गया, अपनी सरकार होगी, अपनी व्यवस्था होगी। क्लियर है? अब हुआ क्या, देश स्वतंत्रता के बाद विकास प्रशासन अपनाए, नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाए, ग्रामीण विकास को केंद्र बिंदु पर रखा, कृषि को केंद्र बिंदु पर रखा, भूमि सुधार लागू किया, जमींदारी व्यवस्था लागू की। अब थोड़ा उतना डिटेल में मजा, केवल अब भूमि सुधार और जमींदारी व्यवस्था पर ही देखो कि वर्चुअली क्या हुआ, भूमि सुधार लागू किया गया, लेकिन ज्यादातर परिस्थिति में क्या देखा गया कि भूमि सुधार केवल सैद्धांतिक रूप में ही लागू हो पाया, व्यवहारिक रूप से वह अमली जामा नहीं पहुंच पाया। जमींदारी व्यवस्था समाप्त करके जमींदारों से समान जमीन लेकर निर्धनों के बीच बांट दिया गया, उन्हें कागज का पेपर थमा दिया गया, केवाला थमा दिया गया कि लीजिए आई जमीन आज आपका हो गया। लेकिन जब बंदा के जमीन पर कब्जा करने के लिए गया तो जमींदार या भूपति जो पहले उसके स्वामी थे वो दाखिल खारिज के जमा कर, उसको कब्जा करने का मौका ही नहीं दे। लड़ाई झगड़ा हुआ, दंगा फसाद हुआ, कोर्ट कचहरी हुआ, और कोर्ट कचहरी का मामला तो आपको पता है कि कितना लंबा खींचता है। फिर क्या हुआ, जब व्यक्ति थक गया, हार गया, समझ रहे मतलब एक तरह से कहीं से उसको निराशा लगी कि अब कहीं कुछ मिलने वाला नहीं, तो फिर बंदूक का राह अपना लिया, विरोध का राह अपना लिया, विकास विरोधी अवधारणा में चला गया। जितना स्वतंत्रता, जैसे राजीव गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्हें जो एक लाइन कहा था कि केंद्र से पहुंचाला हुआ 1 रुपया गांव तक 15 पैसा पहुंचता है, तो 85 पैसा वर्चुअली कहा गया। हाँ, वो क्या प्रभाव डालता होगा? वही ना प्रभाव डाला कि लोगों में असंतोष, कुंठा, अविकास, अर्ध विकास, अल्प विकास जो सिचुएशन है, वही अल्प विकास और विकास वगैरह की स्थिति में आज नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद टाइप के सिचुएशन इमर्ज कर गया। तो कहीं ना कहीं इस बात को तो अभी आप देख रहे हो, बहुत सारा देश में बड़े लोग हल्ला तौबा मचे हैं, प्रवासी मजदूर इतने बेबजान कर। रियली बहुत गौरतलब बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम जब इतने एक तरफ विकास के बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर हम कितना खोखला है वो भी तुरंत नजर आया देश को।
इतने बड़े लोगों कि एक दूसरा दिन खाएगा क्या वो उसकी गारंटी नहीं है, एक सप्ताह अपने आप को सरवाइव नहीं कर सकता, ऐसी व्यवस्था है। तो इस परिस्थिति में ये विकास का दावा का क्या मतलब होता है? तो क्यों ऐसा हो? मतलब वही हुआ, 1 रुपया निकला, 15 पैसा पहुंचा, 85 पैसा तो बीच में बैठे अधिकारी, तंत्र, राय, नेता इत्यादि के पेट में हजम कर लिए गए। देश विकसित होता गया, नेता विकसित हो गए, अधिकारी विकसित होते गए, लेकिन जो आवाम था, ग्रामीण भारत था, उतना उस हिसाब से उसको लाभ नहीं मिला। और बेचारा अभी भी वही बदहाल स्थिति है। गांव में रोजगार न होने के कारण महानगरों में रोजगार के लिए जाता है और वहां भी दिहाड़ी काम करता है कि आज पैसा मिला तो खाएगा, नहीं मिला तो भूखा सोएगा। तो फिर वो कानून और व्यवस्था को ही ना वो दिक्कत करेगा, स्वाभाविक सी बात है कि नहीं? तो इस बात को हम लोग को वर्कआउट करना पड़ेगा कि विकास में विसंगति के कारण ही कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई, और कानून और व्यवस्था के कारण ही आज फिर रिवर्स में विकास का प्रोसेस को प्रभावित कर रहा है। तो विकास का गड़बड़ी नक्सलवाद को जन्म दिया, और नक्सलवाद अभी जो विकास का प्रक्रम आगे लेके हम जा रहे हैं उसको प्रभावित कर रहा है। तो इस प्रकार एक चक्रव्यूह का निर्माण कर रहा है जिसमें केवल इंट्रोपी टेंडेंसी है, आत्मनाश की प्रवृत्ति। धीरे धीरे क्या होगा? विखंडन की और आत्मनाश की तरफ चला जाएगा। तो इस परिस्थिति में से निपटा कैसे जा सकता है? इंटरवेंशन के द्वारा, हस्तक्षेप के द्वारा। जो मौजूदा व्यवस्था चल रहा है उसको आपको इंटरसेप्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जनता का पैसा उसे सही तौर पर मिले, विकास का लाभ उसे सही तौर पर मिले। जो भी बातें नीतियां बनती है, नीति सही तौर पर लागू हो और उसका पूरा का पूरा लाभ उन तक पहुंचे, तभी ये व्यवस्था रुकने वाला, नहीं तो ये इंट्रोपी की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर है? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो कानून और व्यवस्था का विकास से क्या ताल्लुकात हुआ? तो कानून और व्यवस्था बेहतर रहेगा तभी कृषि, कानून और व्यवस्था बेहतर रहा तभी उद्योग, कानून और व्यवस्था बेहतर रहा तभी सेवा क्षेत्र, कानून और व्यवस्था अच्छा रहा तभी अंतर्राज्यीय व्यापार, कानून और व्यवस्था अच्छा रहा तभी विदेशी व्यापार, कानून और व्यवस्था अच्छा रहे तभी विदेशी पूंजी, और कानून व्यवस्था अच्छा रहा तभी आपका समृद्धि। अगर ये सब नहीं होगा तो फिर कानून विकास तो होगा ही नहीं। तो इस चीज को ना उसी तरह एलाबोरेट करके लिखोगे तब एक बड़ा आंसर बनेगा। मतलब छोटे मोटे अगर कानून व्यवस्था का कैसे सतत विकास, स्थायी विकास, समावेशी विकास, जैसे आप देख लो गुजरात ले लो, महाराष्ट्र ले लो, और भी बहुत सारे भारत के राज्य जिनको तथाकथित विकसित कहा जाता है, तथाकथित नहीं वास्तव में विकसित है। वहाँ आधारभूत संरचना का निर्माण है, बेसिक आवश्यकताएं पूरी हो रही है, समझ रहे हैं, सड़क बन गया, बिजली बन गया, पानी बन गया, रोजगार की संभावना, खेती उन्नत है, उद्योग धंधे ठीक है। वहां के लोग दूसरे राज्य में रोजगार के लिए ढूंढने नहीं आते, वहां पर भुखमरी जैसी स्थिति नहीं है। ठीक है? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट कि कुछ गड़बड़ तो आपको कानून और व्यवस्था को सुनिश्चित कर, बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन बड़ा सटीक है, बहुत रेलेवेंट है, और इस पर न केवल लिखे जाने की जरूरत है बल्कि काम किए जाने की भी जरूरत है। क्लियर? देयर इज नो कंफ्यूजन। तभी हम लोग देखते हैं कानून और व्यवस्था का विकास के साथ सीधा संबंध। और एग्जाम में जब आएगा ना तो आप उसी तरह से कृषि के साथ जोड़ देना, मध्यम और लघु उद्योग के साथ जोड़ देना, फिर धारणीय विकास समावेशी इसके साथ उद्योग के साथ जोड़ देना, फिर सेवा क्षेत्र के साथ जोड़ देना, अंतर्राज्यीय व्यापार से जोड़ देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ देना, विदेशी मुद्रा से जोड़ देना, समझ रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से जोड़ देना। और सब चीज अगर आएगा तभी ना अस्थायी विकास होगा और सतत विकास होगा, तभी वास्तव में विकास का मतलब लाभ आम आदमी को सही तौर पर पहुंचेगा। क्लियर है? और इसके लिए आपको सबसे पहला क्या करना होगा? कानून व्यवस्था दुरुस्त करना होगा। अब कानून व्यवस्था दुरुस्त कैसे किया जाए, इसी पर तो आज हम लोग अभी वर्कआउट करना शुरू किए। लेकिन कानून व्यवस्था क्या, ये तो समझ में आपको आ गया कि कानून व्यवस्था एक प्रशासनिक दशा है, एक वांछनीय दशा है, जो जिसमें एक तरफ विधि का, कानून का जो भी समाज और राज्य को बनाया गया, चलाने के लिए बनाया गया, उसका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हो, समझ रहे, और दूसरा समाज में अमन, चैन, शांति, सद्भाव बना रहे। आज से बहुत साल पहले
एक फिल्म आई थी, राज फिल्म आया था, याद है आपको राज? उसका टाइटल सॉन्ग जो था मेरे को बड़ा आकर्षित करता था। वैसे उस फिल्म का उस गाने से कोई ताल्लुकात नहीं था। ये शहर है अमन का, यहाँ हर तरफ शांति शांति है, ठीक है ना? ये गाना याद है आपको, राज फिल्म का? मेरे को समझ नहीं कि फिल्म, जो फिल्म में वो गाना का, वो तो भूत फिल्म था, उसमें इस तरह की शांति थोड़े रहती जो फिल्म में गाना में दर्शाया गया। एनीवे, खैर ये तो फिल्मकारों को जाने उनकी क्या मंशा थी दर्शाना, लेकिन वास्तविकता में यही है कि कानून और व्यवस्था बहुत इम्पोर्टेंट है। कानून व्यवस्था रहेगा तभी शांति रहेगी, कानून व्यवस्था रहेगा तभी सद्भाव रहेगी, कानून व्यवस्था बेहतर रहेगा तभी लोगों में सहयोग और संभावनाएं दिखेगी, विदेशी पूंजी आएगा, उद्योग धंधे लगेंगे, व्यापार फूलेगा फलेगा और फिर आगे व्यवस्था चलेगा। इसलिए कानून व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर है? जैसा कि अभी हमें आपको बतलाया कि कानून और व्यवस्था वर्चुअली केंद्र सरकार का, मतलब राज्य सरकार का और मतलब दोनों का साझा एक तरह से आज के तारीख में विषय बनी है। वैसे तो मैंने आपको क्या बतलाया, शुरू से ही, आरंभ से ही क्या रहा, राज सूची का विषय रहा, प्रांतीय महत्व का विषय रहा, और संविधान में भी इसको पब्लिक ऑर्डर जैसा आपको बोला राज सूची के विषय में ही रखा गया। लेकिन केंद्र में ऐसे जगह, भारत में क्या, अगर आप देखो, भारत राज्यों का संघ है और यहाँ संघात्मक व्यवस्था पर एकात्मक प्रवृत्ति हावी है कि नहीं? तो इस हिसाब से क्या देखते हो कि यहाँ पर केंद्र का प्रभाव कानून और व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में भी बना हुआ है दूसरे मामलों के समान। तो जैसा कि अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भारतीय संविधान में संघ सूची में और समवर्ती सूची में कई ऐसे विषय हैं जिस पर कानून बनाकर केंद्र जो है राज्य में कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, और विशेष परिस्थिति में वो तो राज्य सूची के विषय पर भी विधि बना सकती है कि नहीं? अगर आप विधायी संबंध पढ़े हो तो आपको पता होगा। चलो, मैंने अभी थोड़ा पहले बताया कि संघ सूची में क्या है, देश की अखंडता और एकता की रक्षा केंद्र की जिम्मेवारी। अखिल भारतीय सेवा केंद्र के पास है, आखिर जैसे भारतीय पुलिस सेवा कर सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस जो होता है वह केंद्र सरकार के होता है। एक पुलिस का कार्य का दूसरे राज्यों में वैधता केंद्र सरकार के हिस्से में आता है, समझ रहे हैं? तो ये सब केंद्र के हिस्से में आता है। इसके अलावा क्या है बताइए, राज्यों में कानून व्यवस्था मैनेज करने के लिए और सशस्त्र बल का प्रयुक्त करना केंद्र के दायरे में आता है। अस्त्र हुआ, अग्निय वस्तु हुआ, विस्फोटक वस्तु हुआ, शस्त्र हुआ, सब केंद्र के दायरे में है। फिर आप कह सकते हो सीबीआई, एनआईए, ये सब केंद्र के दायरे में आते हैं, उसी के विषय है। फिर कह सकते हो मतलब कानून प्रतिरक्षा हुआ, विदेशी मामला हुआ, इस मामले में किसी को अगर निवारक नजरबंदी में रखा जाता है वो भी संघ सूची के विषय में आता है। फिर आप देखते हो बहुत सारा केंद्रीय एजेंसी है जो ट्रेनिंग करती है, रिसर्च करती है क्राइम के मामले में, ये सब केंद्र सूची का विषय, जैसे संसद को विधि बनाने का अधिकार है। और वही समवर्ती सूची में भी जैसे आईपीसी बतलाया, सीआरपीसी बतलाया, निवारक नजरबंदी बतलाया, फिर कैदियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आने वाला बतलाया, फिर दवा बतलाया, न्यूज़पेपर बतलाया, गोमंतु जनजाति बतलाया, फिर आपको समाचार पत्र बतलाया। समझ, ये सब समवर्ती सूची का विषय, इस पर भी केंद्र विधि बनाकर राज्य में कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। क्लियर है? तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि राज्य केंद्र क्यों प्रभावित करते हैं कानून व्यवस्था को, क्या उसके हिस्से में क्या काम है, क्यों उसका मतलब दिक्कत क्यों है उससे? तो सबसे पहला दिक्कत ये कर सकते हो कि केंद्र जो है देश में कानून और व्यवस्था के लिए क्या है, अंतिम रूप से उत्तरदायी है। कहीं भी कुछ होता है तो अंत में कानून और व्यवस्था सहित पूरे देश की अखंडता एकता के लिए जिम्मेवार कौन है? केंद्र होता है। नंबर 1 एक तो कारण ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कानून बदलाइए, केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान और कर्मचारी राज्यों में होते हैं जिनका हिफाजत केंद्र के हिस्से में आता है। नंबर दूसरा समझ आया। तीसरा कारण क्या है बतला सकते हो? तीसरा कह सकते हो कानून व्यवस्था का जड़ बहुत गहरा रहता है। इसका अपराध, साइबर अपराध से ताल्लुकात हो सकता है, इंटर स्टेट क्राइम हो सकता है, बॉड नेचर का हो सकता है, नेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का हो सकता है, जो संभवतः अकेले राज्य मैनेज ना कर सके, इसलिए केंद्र को इंटरेस्ट लेना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, कई दफा राज्य सरकार दलगत राजनीति में इन्वॉल्व हो जाती है और जानबूझ के कानून और व्यवस्था को बिगड़ने देती है। तो केंद्र चूंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल तो उसको
हस्तक्षेप करना जरूरी हो जाता है। कई दफा राज्य सरकार स्वयं बोलती है कि आप कानून और व्यवस्था में हस्तक्षेप करो, सहयोग करो हमें नक्सलवाद से निपटने में, कोविड-19 प्रॉब्लम से निपटने में। कई दफा ऐसा ही होता है, समझ रहे हैं? तो ये सब कुछ कारण, जिसका कारण क्या होता है, केंद्र सरकार जो होता है राज्य में कानून और व्यवस्था के मामले में क्या करती है, इंटरेस्ट लेती है, इन्वॉल्व होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या क्या एजेंसी है जिसके द्वारा केंद्र सरकार राज्य में कानून और व्यवस्था को प्रभावित करती है? जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय भारत सरकार में समझ रहे हैं सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा विशाल मंत्रालय, जिसके हिस्से क्या है बताइए, कानून और राज्य की में कानून व्यवस्था सहित देश की अखंडता एकता की रक्षा करना बहुत सब जिम्मेवारी, बहुत बड़ा मंत्रालय, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। क्लियर है? और इस मंत्रालय के अधीन 6 विभाग काम करता है। मतलब अभी क्या मतलब कि मंत्रालय सबसे बड़ा है आकार में। पहला में अंतर में आता है आंतरिक सुरक्षा विभाग आता है, जिसके हिस्से क्या आता है, जिसके हिस्से आपको देखते हो IPS हुआ, केंद्रीय पुलिस बल हुआ, आंतरिक सुरक्षा हुआ, लॉ एंड ऑर्डर हुआ, घुसपैठ हुआ, आतंकवाद हुआ, ऐसा मामलों को निपटता है। दूसरा है गृह विभाग, जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, या केंद्र राज्य संबंध वगैरह, पुलिस रिफॉर्म, जेल प्रशासन वगैरह को देखता है। तीसरा क्या हुआ, गृह विभाग, या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हुआ, समझ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो प्रधानमंत्री अन्य मंत्री की नियुक्ति हुआ, ये सब का राज्यपाल, ये सब के काम को देखता है। नेक्स्ट क्या हुआ, फिर हुआ आपका जम्मू कश्मीर विभाग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विभाग है। ये जम्मू कश्मीर मामलों से निपट के लिए केवल जम्मू कश्मीर के मामलों को देखता है, और उसके फॉरेन समझ मामले को छोड़कर बाकी सभी मामलों को ये देखता है। चलिए उसके बाद कौन हुआ बताइए, फिर हुआ सीमा प्रबंधन विभाग, बॉर्डर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। यह जो सीमावर्ती बॉर्डर होता है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होता है, जो समुद्री क्षेत्र हुआ चाहे भौगोलिक क्षेत्र हुआ, समझ उसका रख रखाव, उसका चौकसी वगैरह की व्यवस्था करता है, सड़क बनाने का काम करता है वगैरह वगैरह, कॉरिडोर बनाता है, बॉर्डर बनाता है वगैरह वगैरह। और नेक्स्ट क्या है बताइए, गृह राज्य भाषा विभाग। इसका काम है कि हिंदी हुआ चाहे जो अधिकार राज्य भाषा अधिनियम 1963 में बना है, उसके प्रावधानों को ये लागू करता है। तो भारत में कानून और व्यवस्था के संबंध में केंद्र स्तर पे जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है, सबसे बड़ा विभाग मंत्रालय हुआ गृह मंत्रालय हुआ। समझ रहे हैं, गृह मंत्रालय देश में आंतरिक सभी मामलों के लिए उत्तरदायी होता है लगभग। और इसके अंतर्गत 6 विभाग है, और 6 विभाग का मैंने आपको नाम बतलाया, आंतरिक सुरक्षा विभाग, राज्य विभाग, गृह विभाग, फिर जम्मू कश्मीर विभाग, फिर सीमा प्रबंधन विभाग, और फिर क्या बतलाया आपको, राजकीय भाषा विभाग। ये सब जो है कानून व्यवस्था सहित और भी जितने मामले इसको निपटा रहे होते। क्लियर है? इसके अलावा केंद्र स्तर पर कई पुलिस बल, 8 पुलिस बल, जिनका कानून और व्यवस्था सहित और दूसरे कार्यों में डिप्लॉयमेंट होता है, जिसमें कौन कौन है बतला सकते हो, असम राइफल्स हुआ, फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको BSF कहते हैं, फिर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हुआ, CISF होता है, फिर CRPF होता है, फिर ITBP हुआ, इंडियन टिबेटो बटालियन बॉर्डर पुलिस हुआ, फिर NSG हुआ, फिर सीमा सुरक्षा बल हुआ, फिर रेलवे प्रोटेक्शन गार्ड हुआ, रेलवे प्रोटेक्शन RPF हुआ। तो 8 पैरामिलिट्री फोर्सेज हुए, जिनको सेंट्रल पुलिस फोर्स कहते हैं, जिनका इस्तेमाल अलग अलग काम के लिए किया गया है, और इन्हें भी कानून और व्यवस्था में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे असम राइफल्स की स्थापना क्यों की गई है, तो उसकी स्थापना की गई है जो नॉर्थ ईस्ट भारत जो है ना, भारत म्यांमार बॉर्डर की रक्षा के लिए बनाया गया। BSF की रक्षा क्यों की गई है, स्मगलिंग को रोकना, और भारत और पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश बॉर्डर की रक्षा करना। CISF की स्थापना की गई है, तो CISF की स्थापना औद्योगिक प्रतिष्ठान और समझ रहे हैं सामरिक महत्व के वस्तुओं का रक्षा करने के लिए किया गया। CRPF ये केंद्र का रिजर्व पुलिस बल है, और इसका हर जगह इस्तेमाल होता है कानून व्यवस्था में।
अभी जम्मू कश्मीर उसका महत्वपूर्ण डिप्लॉयमेंट किया गया है। जहाँ कहीं भी देश में कानून और व्यवस्था की समस्या होती है, इसे इस्तेमाल किया जाता है। आईसी के अंतर्गत 2 यूनिट काम करता है, एक का नाम है रैपिड एक्शन फोर्स और एक का नाम है कोबरा। रैपिड एक्शन फोर्स का स्थापना किया गया है 1992 में सांप्रदायिक दंगा से निपटने के लिए, और कोबरा का स्थापना किया गया है नक्सल प्रभावित क्षेत्र से निपटने के लिए। कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन कोबरा, समझ रहे? जहां जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र वहां ये कोबरा के रूप में काम कर रहा है। आईटीबीपी का स्थापना किया गया भारत चीन बॉर्डर के सुरक्षा के लिए किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वह वीआईपी या देश के जो गण्यमान्य व्यक्ति के सुरक्षा के लिए बनाया गया है। सीमा सुरक्षा, जो सुरक्षा सीमा बल जो होता है वो सशस्त्र सीमा बल, ये जो है बिहार नेपाल बॉर्डर पर जनरली काम करती है, समझ रहे? इसके अलावा आप देखते हो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये रेलवे के संपत्ति, रेलवे के पैसेंजर इत्यादि की सुरक्षा के लिए बनाया गया। इसके अलावा केंद्र में बहुत सारे पुलिस संगठन है जिनकी स्थापना कानून और व्यवस्था सहित दूसरे कार्यों के लिए किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो पुलिस ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको बीपीआरडी कहते हैं। ये जो है अपराध का जांच पड़ताल करने के लिए बनाया गया है बीपीआरडी। फिर आप देखते हो दूसरा है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके स्थापना अपराध का रिकॉर्ड रखने के लिए किया गया है, समझ रहे? तीसरा जो है सेंट्रल फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो, जैसा इसका भी स्थापना अपराध के तकनीकी जांच पहचान करने के संदर्भ में किया जाता है। फिर डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, ये भी उसी से संबंधित है अपराध के जांच पड़ताल के लिए। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, फिर आप कह सकते हो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, फिर आप कह सकते हो डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन पुलिस वायरलेस, फिर आप कह सकते हो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, फिर कह सकते हो सरदार पटेल पुलिस एकेडमी, फिर कह सकते नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी। ये सब जितने भी केंद्रीय पुलिस संगठन है, ये सब अपराध नियंत्रण में, शोध अनुसंधान में, प्रशिक्षण इत्यादि कार्यों में सहयोग देते हैं। इसके अलावा केंद्र स्तर पर कई आसूचना अभिकरण है। तो आसूचना अभिकरण में कौन कौन हुआ? इसको आईबी कहते हैं और रॉ कहते हैं। आईबी का काम क्या है? देश के अंदर जितने गड़बड़ उस पर नजर रखना। रॉ जो भारत के बाहर जो ये है, क्या कहते हैं आपका, सूचना संबंधी आंकड़ा इकट्ठा करना और मैनेज करना। तीसरा केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, या आर्थिक अपराध के संबंधित सूचना कलेक्ट करता है। फिर डायरेक्टरेट ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस, यह केंद्रीय उत्पाद से संबंधित सूचना कलेक्शन करता है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, यह राजस्व से संबंधित सूचना संग्रह करता है। फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये वित्तीय मामले से सूचना इकट्ठा करता है। फिर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये महत्वपूर्ण नया बना है और यह जो होता है आपका क्या है, देश के सुरक्षा संबंधी सभी मामलों में तकनीकी अनुसंधान को बल देता है। तो ये सब क्या हुआ, पुलिस पर बहुत सारे एजेंसी है जिनका काम और सूचना यानी इंटेलिजेंस मैनेज करना है। इसके अलावा केंद्र स्तर पर कई जांच अभिकरण है, जैसे में सीबीआई, जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट ईडी, फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये सब उसमें काम करते हैं, समझ रहे हैं? तो मैंने क्या बतलाया, केंद्र स्तर पर गृह मंत्रालय पहला जो सब सर्वा हुआ जो कानून और व्यवस्था को मैनेज करता है। इसके अलावा और क्या बतलाया, केंद्र स्तर पर कई पुलिस बल हुए, 60 पुलिस बल, फिर केंद्र स्तर पर कई पुलिस संगठन हुए, फिर केंद्र स्तर पर कई आसूचना संगठन हुए और कई जांच लोग कह सकते संगठन हुए। सब मिलकर कानून और व्यवस्था बनाए रखने में राज्य को सहयोग करते हैं। और चलिए कानून व्यवस्था राज्य स्तर पर ही बहाल होता है और जो ऊपर के एजेंसी उसमें क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। क्लियर है? इनका काम सहयोग देना है, पैसा देना है, मार्गदर्शन देना है, जांच पड़ताल इत्यादि करके उसमें बल प्रदान करना है इत्यादि।
क्लियर है? तो आज मैंने आपको इस टॉपिक पर वर्कआउट किया, केंद्र सरकार की क्या भूमिका है। जैसे देखो क्वेश्चन आया है बीपीएससी में, इसको आपका 2 क्वेश्चन आज आप मेरे क्लास से टेकअप कर सकते हो। एक टेकअप कर सकते हो कानून और व्यवस्था कैसे धारणीय विकास को प्रभावित करता है, और दूसरा आप टेकअप कर सकते हो कि केंद्र स्तर पर कौन कौन सा एजेंसी समझ रहे हैं कानून मदद करते हैं, वो आप लिख के ला सकते हो। कानून और व्यवस्था बहाल रखने में केंद्र सरकार के कौन कौन सा एजेंसी है उसके बारे में आप पॉइंट आउट कर सकते हो। जो ये लगता है क्वेश्चन आया था केंद्र स्तर वाला, जहां तक मेरी जानकारी है आया था 53-55 में आया था ये। ये देखिए आया है आपका चलो ठीक है, आप चेक कर लेना। मेरे को जहां तक पूरा पक्का याद है कि क्वेश्चन आया था कि केंद्र कानून और व्यवस्था बहाल रखने में केंद्र सरकार के कौन कौन सा एजेंसी है उसके बारे में आपको लिखने के लिए आया था। देखिए यस, ये आया आपका 53वां-55वां में आया है। क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ सेंट्रल एजेंसी इन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो इसको करके आइएगा और इसको करके आइएगा। तो ये टॉपिक को करिए आप खबर कि किस तरह से केंद्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में एजेंसियां सहयोग करती है, और दूसरा कानून व्यवस्था का कैसे विकास के साथ सीधा संबंध राज्य का और पुलिस का जो टॉपिक उसको अगले क्लास में टेकअप किया जाएगा। ओके।